गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले लगभग 70 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने वाले हैं, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जब आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, अगर आप किसी इंटरव्यू को फेस करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने ध्यान से आपके लिए लेक्चर तैयार किया है, जिससे देखने के बाद आपको बहुत सारी बेनिफिट्स होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक बात और कहना चाहेंगे कि लेक्चर अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपके लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम सिविल इंजीनियर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर दिया है, जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। लगभग ऐसे 70 क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको आज के इस लेक्चर में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीम में कंपैरिजन जोन कौन सा है और टेंशन जोन कौन सा है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसमें टेंशन जोन कौन सा होगा, नीचे का बार टेंशन में होगा या फिर ऊपर का स्टील बार जो होगा मेरा वो टेंशन में होगा। अगर आपको कैंटिलीवर बीम है तो इसमें कौन सा नीचे का बार या फिर ऊपर का बार टेंशन जोन में होगा। ये कई बार पूछा जाता है। तो यहां समझते हैं सबसे पहले हम सिंपली सपोर्टेड बीम को। तो यहां पर देखिएगा दो सपोर्ट के बीच में हमारे दोनों तरफ से सपोर्ट है, और तो ऐसी बीम को हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। ऐसी बीम में देखिएगा तो इसमें क्या होता है, जब इस पर लोड आता है, जब लोड आता है तो जो हमारा स्टील बार है वो ऐसे होना चाहता है। देख रहे हैं, जैसा कि ये नीचे की ओर ये झुकेगा, और ऊपर का बार होता है वो कंप्रेस होता है। देखिए यहाँ तो नीचे का बार चूंकि नीचे की ओर जाना चाहता है तो ये टेंशन में चला गया। देख रहे हैं आप, टेंशन में है, और ऊपर का बार कंप्रेस हो रहा है। देखिए यहाँ कंप्रेस हो रहा है, तो ये आपको कंप्रेशन जोन में चला गया। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, इन शॉर्ट मैंने आपको यहाँ समझाया है, तो जो है नीचे का मेरा जो स्टील बार होगा वो टेंशन में होगा, और ऊपर का जो स्टील बार होगा वो आपको कंप्रेशन जोन में होगा, कंप्रेसिव। ठीक है, तो यहां आप समझ गए होंगे। अब यहां पर ये हम तो जानते ही हैं कि जहां पर टेंशन जोन होता है वहां पर स्टील बार का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं कैंटिलीवर बीम की, तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, जब इस पर एक तरफ सपोर्ट होता है, दूसरी तरफ कोई सपोर्ट इसमें नहीं होता है। जब इस पर लोड आता है, जो इस पर हम लोड देते हैं, तो नीचे का बार देखिएगा, ये नीचे का बार जो है, देखिए यहां ऊपर नीचे का बार कंप्रेस हो रहा है। देखिए यहां ऊपर का बार क्या होता है, वो आगे की ओर जाता है, ऐसे जाता है तो ये टेंशन में चला जाता है। ठीक है, नीचे का बार क्या होता है, कंप्रेस होता है। तो अगर आपको कैंटिलीवर बीम है तो इसमें नीचे का जो स्टील बार होगा वो आपको कंप्रेसिव जोन में होगा, और ऊपर का स्टील बार किस में होगा, टेंशन जोन में होगा। तो ये आप इसको समझ गए होंगे, इसको आपको यही समझना है, इस पर अलग से लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आप यहां से समझ गए होंगे, और आपसे पूछा जाए तो इसी तरह आप उसका आंसर करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जाता है कि अगर क्विक सेटिंग सीमेंट है तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होगा और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होगा। तो क्विक सेटिंग सीमेंट का मतलब होता है जल्द जमने वाला सीमेंट, तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट। ठीक है, अगर पूछा जाता है तब आंसर करेंगे। ये स्पेशल टाइप के सीमेंट होते हैं और इनका यूज इमरजेंसी में किया है। जैसे कोई डैम टूट गया तो उतना आप पोर्टलैंड सीमेंट से आप उसको करेंगे तो 12 घंटा में हो जाके वो फाइनल उसका सेटिंग टाइम होता है, आपको पता है, और आधा घंटा होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, तो काफ़ी समय लगेगा। तो या कोई इमरजेंसी में कुछ बनाना हो तो वैसी जगह पर क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज फॉर आरसीसी। तो यूज फॉर आरसीसी, आरसीसी के लिए मिनिमम कॉन्क्रीट ग्रेड हम कौन सा यूज करते हैं। तो M20 मीन्स 1:10 एक सीमेंट 1.5 बालू 3 गिट्टी, मतलब 1 CFT अगर बालू दे रहे हैं तो 1.5 CFT आप जो है क्या देंगे, सैंड देंगे, और 3 CFT क्या देंगे, एग्रीगेट देंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्टेयर केस। इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग स्टेयर का स्लोप यही हो गया। ये जो आप चढ़ते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, इसी को स्लोप ऑफ स्टेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो ये होता है 25 से लेकर 40 डिग्री के बीच, मतलब 25 डिग्री से इसको जो है कम नहीं करना चाहिए, 40 डिग्री से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कोड फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो आपका कंक्रीट का फुल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू कोड कितना दिन में होता है। तो हम जानते हैं ऑफ कोर्स ऑब्वियसली
28 डेज। 28 डेज में कंक्रीट जो होता है आपको अपना फुल स्ट्रेंथ ले लेता है। अगला देखते हैं द एक्सपेंशन इन पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो है एक्सपेंशन है और किस अप्रेंटिस से ये टेस्ट किए जाते हैं, इन दोनों का नाम आप बताएं। तो ये होता है साउंडनेस टेस्ट हो गया, और इसमें कौन सा अप्रेंटिस यूज करते हैं, तो ली चैटेरियल अप्रेंटिस। देखिएगा अगला क्वेश्चन, द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कितना होता है, 25%। नॉर्मल कंसिस्टेंसी फॉर पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कितना होगा, 25%। नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या है, इस पर मेरा लेक्चर है, जो है लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से इसको देख सकते हैं। फिलहाल अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 25% आंसर करना है। नंबर ऑफ ब्रिक यूज्ड इन 1 मीटर क्यूब फॉर ब्रिक वर्क, मतलब 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर हमको वर्क करना है तो कितने ब्रिक्स की आवश्यकता होगी। तो ये 500 ब्रिक्स, लेकिन स्टैंडर्ड साइज ब्रिक्स फर्स्ट क्लास, इसका साइज होता है 19 गुने 9 गुने 9 सेंटीमीटर विथ मोटार 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक फर्स्ट क्लास जो ब्रिक है वो अपने भार का कितना % पानी ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो किसी ब्रिक को, इसको क्या करते हैं इस टेस्ट के लिए, किसी ब्रिक को हम पानी में 24 घंटा डाल के रखते हैं तो वो अपने भार का 20% से ज्यादा पानी नहीं ऑब्जर्व करना चाहिए। आपके यहाँ इंग्लिश में मैंने नोट्स बना दिया और हिंदी में आपको समझाते जा रहे हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की जानकारी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए और आपके लेक्चर मिस ना करें, और मेरा ये पर्पस पूरा हो कि आप कुछ सीखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एक्स्ट्रा लेंथ बेंट अप बार्स के लिए। तो एक्स्ट्रा लेंथ कितना होता है, तो 0.45 इंटू, ठीक है, आगे जो होगा वो ले लेंगे। कॉलम ज्वाइंट से होते हैं, जब कॉलम को आप ऊपर ले आते हैं तो बहुत लंबा कॉलम आप एक साथ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारी स्टील बार की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। साथ ही साथ कॉलम को बहुत ऊंचा हम नहीं कर सकते क्योंकि उसको सीधा खड़ा रखना मुश्किल हो जाएगा, कंक्रीट जब सेट करेगा तब जाके वो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेंथ में उसको रखते हैं, तो उसमें ज्वाइंट्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो कितने तरह के ज्वाइंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर देंगे कपलिंग, लैपिंग और वेल्डिंग। इस पर भी मेरा लेक्चर अलग से है, कपलिंग क्या है, लैपिंग क्या है, वेल्डिंग क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, वहां से आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मिनिमम हुक्स लेंथ एज पर इज कोड, तो कोड के अकॉर्डिंग कितना होता है, 0.75 mm। व्हाट इज द एक्सट्रैक्टर डिजाइन सॉफ्टवेयर। एक्सट्रैक्टर डिजाइन के जो सॉफ्टवेयर हैं कौन कौन से हैं, तो ऑटोडेस्क का सबसे पहले ऊपर है ऑटोकैड, उसका रेविट है, ठीक है, रिजा है, एटसेट्रा, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो स्ट्रक्चर डिजाइन में यूज किए जाते हैं। अगला, रिंग एंड बॉल टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन विच कंस्ट्रक्शन मटेरियल। रिंग और बॉल टेस्ट किस कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए टेस्ट किए जाते हैं, तो बिटुमिन के लिए किए जाते हैं ये। विच टेस्ट इज कंडक्ट टू डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो वह है प्लेट लोड टेस्ट। देखिएगा इमेज भी मैंने जहां पर इमेज भी शेयर करके यहां पर आपको बताया है, इसको प्लेट लोड टेस्ट दोनों तरफ से पूछा जाए। अगर पूछा जाता है आपसे कि प्लेट लोड टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो आप बोलेंगे सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए, या ऐसे भी दोनों तरफ से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसका आंसर करना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेसीबी मशीन, यहां मैंने मेंशन कर दिया है, जेसीबी मशीन यूज होती है, हर जगह यूज होती है। अगला क्वेश्चन मेरा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीटी, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, फुल फॉर्म इसका हो गया। पूछा जाता है आप एक लाइन का क्वेश्चन के एक लाइन में आंसर करेंगे। मिनिमम बार्स इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर कॉलम, तो सर्कुलर में 6 कॉलम मिनिमम यूज करते हैं, और रेक्टेंगुलर अगर है तो अगर मिनिमम आपका जो है सर्कुलर कॉलम है तो उसमें 6 स्टील बार यूज करते हैं, और अगर रेक्टेंगुलर है तो 4। अगला, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लेवलिंग वर्क ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट, डैम्पी लेवल है, यूज करते हैं, पाइप से भी लेवलिंग करते हैं, ठीक है, इसके साथ फोल्डिंग स्टाफ भी होता है। आगे इस क्वेश्चन एक बार और आएगा, उसमें डिटेल्स मैंने शेयर की आपसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AA ब्लॉक्स। एक तरह के ब्रिक्स होते हैं जो हाई राइज बिल्डिंग में यूज की जाती है, इनका फुल फॉर्म होता है ऑटोक्लेव एफिलिएटेड कंक्रीट, आपको मैंने यहां दिखा भी दिया है, ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग में इनका यूज किया जाता है। अगला है मेरा, मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट
अलाउज इज, फ्री फॉल का मतलब होता है कंक्रीट को कितना ऊपर से हम फेंक सकते हैं, तो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग का जो होता है प्रोसेस कंस्ट्रक्शन का कैसे होता है बिल्डिंग का, वो स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आता है आपको एक्सवेशन आता है, पीसीसी आएगा, उसके बाद फाउंडेशन आता है, प्लिंथ बीम आपका आएगा, अर्थ फिलिंग आपका आएगा, प्लिंथ अर्थ फिलिंग इन प्लिंथ आता है, डैम प्रूफ कोर्स आता है, उसके बाद जो है कॉलम कंस्ट्रक्शन आता है, ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन आएगा, उसका बाद स्टेयर कास्टिंग, बीम एंड स्लैब कास्टिंग, लिंटर एंड छज्जा, उसका बाद फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग एंड फिनिशिंग, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग फिटिंग, ये सारी चीजें आपकी हो गई यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पार्ट्स ऑफ ए बिल्डिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्डिंग के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 2 पार्ट होते हैं बिल्डिंग के, 2 पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, एक को बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर में मतलब फाउंडेशन आ गया, यानी ग्राउंड बीम से नीचे, ग्राउंड से नीचे जो भी बना उसको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं, और ग्राउंड के ऊपर जो भी बना उसको हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो किसी अगर तहखाना बना हुआ, बेसमेंट बना हुआ है, तो वो आपको सब स्ट्रक्चर होता है, सुपर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हाउ डू यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, कैसे मेजर करते हैं, तो देखिएगा 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, 1 गुने 1 बराबर 1 मीटर क्यूब हो गया। समझ गए होंगे, इमेज के माध्यम से मैंने यहां समझाया है। वाई कंक्रीट कवर जी प्रोवाइडेड इन रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट में आखिर हम कंक्रीट कवर क्यों देते हैं? कंक्रीट कवर का मतलब होता है कि जो आप कॉलम उठता है, आप देखे होंगे तो 4 स्टील बार होते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा करके उसकी जो है ढलाई की जाती है ताकि जो है स्टील बार दिखे नहीं, उसी को हम क्लियर कवर कहते हैं। इस पर अलग से भी हमने समझाया, लेक्चर है मेरा। तो क्यों, देखिए आंसर मैंने दिया है कंक्रीट कवर फॉर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द रीबार अगेंस्ट कोलिजन एंड टू प्रोवाइडेड रेसिस्टेंस अगेंस्ट फायर, तो इस वजह से हम इसको करते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है हाउ डू यू चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, मैंने एक बार आया था कि लेवल चेक करने के लिए हाँ मैंने डिटेल्स में लिख दिया है, तो चेक किससे करते हैं? डैम्पिंग लेवल चाहिए, इसको मेजर करने के लिए फोल्डिंग स्टाफ चाहिए या लेवलिंग स्टाफ इसको बोलते हैं, स्पिरिट लेवल चाहिए ताकि लेवलिंग हो, और पाइप से भी, पाइप की हेल्प से अकेले भी हम लेवलिंग काम कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 1 बैग 50 केजी का जो है वॉल्यूम कितना होगा? 50 केजी हुआ, 500 न्यूटन हुआ, तो 0.034 मीटर क्यूब या 1.23 CFT, आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला मेरा है फुल फॉर्म ऑफ 2 BHK। 2 BHK अगर लिखा हुआ है मतलब उसका फुल फॉर्म होता है 2 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन, 3 BHK है तो 3 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन, 1 BHK है तो 1 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। इसमें आपको जो है टॉयलेट होगा, ये जो है होगा, सारी चीजें आपको स्टेयरकेस होगा, लेकिन ये बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है। एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट, तो ये 3 महीने के बाद सीमेंट एक्सपायर कर जाता है, करने लगता है, तो इसको मैंने यहाँ डिटेल्स भी यहाँ ऐड कर दिया। डिटेल्स आपसे पूछा जाता है बताएंगे, वरना नसीब आप 3 मंथ्स का के आंसर करेंगे। डिटेल का मतलब होता है कि सीमेंट 3 मंथ में तक फ्रेश रहता है, उसके बाद 15 से 20% आपका स्ट्रेंथ खोता है, 6 महीना में ये 25 से 30% स्ट्रेंथ खो देता है, 1 ईयर में ये 30 से लेकर 35% स्ट्रेंथ खो देता है, और 2 ईयर्स में ये 50% तक अपना स्ट्रेंथ खो देता है। क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेटिंग वेट ऑफ स्टील बार, कई बार पूछा गया, कई बार मैंने आपको पढ़ाया, फिर से यहाँ मैंने रिवीजन करा दिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है D² बटा 162 पर केजी पर मीटर। ठीक है, और आपको नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्ट अगर आपको मालूम कितना का निकालना है, दिया जाए 10 मीटर 20 मीटर, तो ऐसे कर सकते हैं D² बटा 162 इंटू L, ये निकाल सकते हैं इससे आप। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स, तो जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना होता है? 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड क्लास ब्रिक का होता है 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और फायर ब्रिक का आपको ब्रिक्स का होता है आपको 125 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर RCC मैंने बताया था M20, सीमेंट सैंड प्लस एग्रीगेट। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द डैम्पिंग लेवल और मिनिमम रीडिंग, या मिनिमम रीडिंग एक्यूरेसी कितना तक हम पढ़ सकते हैं डैम्पिंग लेवल पर? तो 5 mm से ज्यादा, 5 mm तक या उससे ज्यादा। अगला क्वेश्चन मेरा 33 देख लीजिएगा। हाउ, देखिए यहां दिया हुआ हाउ डू यू कैलकुलेट वेट ऑफ 16 mm डाया एंड 10 mm लेंथ स्टील बार्स ऑन साइड, कैसे करेंगे? तो बताया था फॉर्मूला भी आपको मैंने, D² बटा 162 इंटू 10 मीटर, तो 16 mm का स्टील बार दिया गया है, तो 16 का स्क्वायर बटा 162 इंटू 10 आया 15.82 kg, ऐसे आपको बताना होगा, पूछा जाता है। तो कि अगर 20 मीटर है या 10 मीटर है, 16 mm का बार है, 20 mm का बार है, तो कैलकुलेट करके आपको बताना होता है कि साइड पर वेट हम कैसे आखिर स्टील बार का निकालेंगे बिना तौले।
अगला क्वेश्चन मेरा है व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सलम कोण टेस्ट। सलम कोण टेस्ट पर मेरा अलग से लेक्चर है, आप वहां जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ नॉर्मल उसका वैल्यू है, देखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग, इतना के अकॉर्डिंग सलम टेस्ट की वैल्यू होती है M20 कंक्रीट के लिए 100 से लेकर 160 mm, और कोई इंडियन स्टैंडर्ड का कोड जो है 456 2000 के अकॉर्डिंग 50 से 100 mm। इस सलम कोण टेस्ट की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाती है तो आप बताएंगे दोनों कोड के अकॉर्डिंग, या जनरली आप कहेंगे 100 से लेकर 160 mm। देखिएगा व्हाट डू यू डू इफ एनी कंक्रीट क्यूब फेल्स इन 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो 28 डेज के में अगर कोई आपका जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में कोई क्यूब फेल हो जाता है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये पूछा जाता है कई बार कि आप फिर क्या करेंगे उसके लिए। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, आपको हम जो है क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर कोर कटर टेस्ट करते हैं और हायर अथॉरिटीज को इसकी रिपोर्ट हम भेजते हैं। ठीक है, आई विल कंडक्ट द कोर कटर टेस्ट, और रिपोर्ट कहां भेजेंगे, हायर अथॉरिटीज को। अगर कोई 28 दिन के अंदर फेल हो जाता है तब। इन स्टील ग्रेड ऑफ Fe 500 इंडिकेट द ऑफ स्टील। तो ये Fe क्या है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है Fe 500 में। 500 क्या है ये, तो ये 500 जो है आपको है, ये आपका हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ, कितनी मजबूती होगी वो डिनोट करता है। जैसे Fe 415 है, 500 है, 550 है, 500D है। अगला है मेरा इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ स्टेयर विड्थ। तो स्टेयर की जो चौड़ाई होती है, देखिए विड्थ ऑफ स्टेयर इसको बोलते हैं, जितनी चौड़ाई होती है, तो ये कितना होना चाहिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, तो 90 सेंटीमीटर, 900 mm से कम इसको नहीं देना चाहिए। ठीक है, और स्लोप ऑफ जो है द स्लोप ऑफ स्टेयर शुड नॉट एक्सीड, तो 40 डिग्री से ज़्यादा ये आपका नहीं होना चाहिए, स्लोप ऑफ स्टेयर इसको बोलते हैं। देखिएगा यही है, जब 40 डिग्री से ज़्यादा इसको करेंगे तो स्पेस तो आपका कम लगेगा। मैं पहले ही इसको मैंने पढ़ाया था आपको, लेकिन आपको चढ़ने में आप थक जाइएगा, सांस आपकी फूलने लगेगी। तो स्टेयर ऐसा है जिसको हमेशा आवश्यकता पड़ती है घर में, तो उसको हमको कंफर्टेबल बनाना चाहिए। स्टेयर बनाने से पहले एक मेरा वीडियो है वो ज़रूर देख लें, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EGL। तो एक्साइटिंग ग्राउंड लेवल इसको बोलते हैं EGL को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDT आया था, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एक बार और भी ये क्वेश्चन आया था। अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो सारे जो क्वेश्चंस के आंसर आपको दे रहे हैं वो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू कितना किलोग्राम। तो 101.97 जो है किलो न्यूटन होता है, किलोग्राम के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़्स, तो 2.47 एकड़्स होता है। 1 स्क्वायर मीटर बराबर कितना SFT, तो 10.76 SFT। इसको आप निकाल भी सकते हैं, आपको पता है कि 1 मीटर की में कितना 1 मीटर में कितना CFT फीट होता है, तो 3.28 फीट। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो 3.28 इंटू 3.28, तो वो उसको गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप पढ़े होंगे जरूर, लेकिन आपको यहाँ रिवीजन करा देते हैं और एक जगह हमने क्वेश्चन को इकट्ठा कर दिया कि यहाँ पर बहुत सारी नॉलेज आपको एक पैक हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इस तरह एक साथ मैंने यहाँ कर दिया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UTM। UTM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। UTM को हम कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहते हैं। 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है, तो इतना। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ RCC। तो 2500 kg पर मीटर क्यूब। कई बार ये क्वेश्चन आ गया, हमने पढ़ा दिया, फिर भी यहाँ पर हमने रिवीजन के लिए यहाँ ऐड कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर। तो 3 मीटर होता है, ईच फ्लोर का स्टैंडर्ड हाइट कितना होगा, एक फ्लोर से लेकर दूसरे फ्लोर का 3 मीटर 3 मीटर इस तरह से होता है। इसमें हम काउंट करते हैं प्लिंथ के बाद। ठीक है, व्हेन यू यूज पाइल फाउंडेशन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हम पाइल फाउंडेशन का यूज कब करते हैं। तो पाइल फाउंडेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमारे मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी 24 किलो न्यूटन से कम हो, लेस देन 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। शटरिंग रिमूवल टाइम, तो जो शटरिंग जो खोलते हैं तो आपको साइड ऑफ वॉल्स, कॉलम एंड आउटर साइड ऑफ बीम के लिए 24 से 48 घंटा, बीम और सॉफिट के लिए 60 डेज। स्लैब के नीचे जो हम बांस बल्ली लगा के रखते हैं, सपोर्ट जो देते हैं, उसको हमको कितना दिन पर हटाना चाहिए, तो मिनिमम अगर मान लिया जो है स्पैन 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 दिन में हटाएंगे हम, और अगर स्पैन 6 मीटर से कम है तो 14 डेज। लेकिन स्टैंडर्ड ये है
कि मौसम पर भी इसका डिपेंड करता है। जाड़े का मौसम है तो हमको शटरिंग रिमूवल टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम, क्योंकि नमी होती है, ठीक है। वैसे हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा भी है कि 28 दिन से पहले अगर बात करें तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर से बात हो गई है तो 28 दिन से पहले आप रिमूव इसको ना करें। प्रिकॉशन के तौर पर इसको देखें तो नहीं रिमूव करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्लीडिंग इन कॉन्क्रीट? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्लीडिंग का मतलब होता है जब कॉन्क्रीट से, जब सीमेंट सैंड एग्रीगेट का मिक्सर है उससे पानी बाहर निकलने लगे तो उसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। मतलब जब पानी की मात्रा नॉर्मल कंसिस्टेंसी से ज़्यादा हो जाती है, तो पानी की मात्रा जब उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रॉपर तौर पर जब छत की ढलाई हो, लिंटर हो, छत की ढलाई स्पेशली अगर हो तो उसमें हम वाइब्रेशन मशीन से अच्छे से वाइब्रेट करते हैं। अब मोटार को ध्यान में रख के बनाते हैं कि पानी ज़्यादा ना हो, जो आपका मेरा नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी हो। इसलिए इंजीनियर के देख रेख में कभी भी हमको बनवाना चाहिए ताकि ब्लीडिंग ना हो। ब्लीडिंग की समस्या, काफ़ी सीमेंट पूरा बाहर निकलने लगता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है, और छत को टपकने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ हुक एंड एंगल? तो हुक का साइज 10D और एंगल कितना होता है 135 डिग्री। याद रखना चाहिए हुक का एंगल कितना होता है 135 डिग्री। बेंट टेस्ट में भी इसको हम करते हैं, बेंट्री बेंट टेस्ट जो करते हैं तो उसमें भी एंगल ये लेते हैं। इन स्टेयर व्हाट इज द ट्रेड का ट्रेड, जब हम स्टेयर बनाते हैं तो उसमें ट्रेड और राइज का साइज इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो ट्रेड का साइज 25 से लेकर 32 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए और राइज का साइज 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर से कम नहीं, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं। उसी तरह ट्रेड 25 से कम नहीं और 32 से ज़्यादा नहीं। 25 से कम अगर आप देंगे तो पैर अगर आपका नहीं पड़ता, जगह बचाने के चक्कर में कभी कभी ट्रेड को छोटा बना दिया जाता है जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ आपको एक एक लाइन का क्वेश्चन है तो एक लाइन में आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड हाइट ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल से लेकर प्लिंथ लेवल हम कितना रखते हैं। ये वैसे तो ये फ्लड वाले एरिया पर डिपेंड करता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो साइज मेरा है वो है आपको 45 सेंटीमीटर भी देते हैं, 60 भी देते हैं और 90 सेंटीमीटर भी देते हैं GL से, यानी ग्राउंड लेवल से लेकर प्लिंथ लेवल, कुर्सी जो जिसको हम कहते हैं उतना, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में कितना CFT? तो 35.287 CFT आया कहाँ से? तो 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट, तो 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 3.28 इंटू 3.28, तो आएगा ये इतना। ये आपको बता भी दें कि आया कहाँ से, याद आपको रखना है। वाई इज फाउंडेशन प्रोवाइडेड टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, मैंने फाउंडेशन क्यों हम प्रोवाइड करते हैं? तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के लोड को अर्थ पर इक्वली ट्रांसफर करने के लिए हम जो है यूज करते हैं फाउंडेशन का। और फाउंडेशन दो प्रकार के होते हैं, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? अपेक्षाकृत कम गहराई में ऐसे बने होते हैं फाउंडेशन, उनको हम शैलो फाउंडेशन कहते हैं। जो ज्यादा गहराई तक बने होते हैं वो डीप फाउंडेशन कहलाते हैं। व्हाट आर द कंक्रीट टेस्ट? कंक्रीट टेस्ट में क्या क्या है, कौन क्या है? तो इसमें स्लम टेस्ट हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, वाटर प्रोबेबिलिटी टेस्ट है एंड वाटर ऑब्जर्वेशन है। ये सब देखते हैं हम इसमें। फंक्शन ऑफ स्टीरअप ऑफ बीम, बीम में स्टीरअप आखिर क्यों देते हैं? देखते हैं बीम में स्टीरअप लगा होता है तो ये क्यों लगा होता है? तो रेसिस्ट शेयर फोर्स के लिए हम लगाते हैं इसको। व्हाट इज द नॉर्मल क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट? वैसे तो ये मौसम पर डिपेंड करता है, यहाँ देख लिया मैंने मेंशन किया। नॉर्मल वेदर अगर है तो 7 डेज। आपको क्यूरिंग का मतलब होता है तराई, जो हम पानी देते हैं उसको हम तराई कहते हैं। तो इसमें पर भी मेरा लेक्चर है कि छत की तराई हम कैसे करें। कॉलम करना है तो उसमें हम जो है सुतली वाला बोरा बांध देते हैं, फिर उसको शावर देते हैं, इस तरह से हम करते हैं। तो सटीक ढंग से मेरा तराई होना चाहिए। वाल भी अगर आपको ब्रिक का काम होगा उसको ही तराई करना चाहिए। तो 7 दिन। और अगर जो है ड्राई मौसम है और हॉट है, गर्मी का दिन है तो 10 दिन। ये तराई बहुत महत्वपूर्ण है, क्यूरिंग होना चाहिए। तो आपसे एक लाइन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एक लाइन में ही आंसर करेंगे। व्हाट इज फॉर्मूला जो है इसको छोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं। विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड ऑर्डिनरी कंक्रीट? ऑर्डिनरी कंक्रीट जो है तो 10 से लेकर 20 तक हो गया, 10 M10 से लेकर M20। विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट? स्टैंडर्ड कंक्रीट हम किसको कहते हैं? तो M20 से लेकर M35 तक। विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट? तो M60 से लेकर M80 तक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हम कहते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है तो आपको आंसर करना है। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड ऑफ मिक्स कंक्रीट इन ए मिक्सर मशीन? जो मिक्सर मशीन होता है जिसमें हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं, कितना टाइम चाहिए होता है? तो 2 से 3 मिनट आपको यहाँ पर चाहिए होता है। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट यूज सीमेंट कंक्रीट? M10, M15, M20, M25। तो M10 का रेशियो होता है 1:3:6। एक CFT सीमेंट
3 CFT सैंड और 6 CFT एग्रीगेट। इसी तरह M15 का होता है 1:2:4, M20 का होता है 1:1.5:3 और M25 का होता है 1:1:2, एक सीमेंट एक सैंड 2 एग्रीगेट। ये इंडियन स्टैंडर्ड का जो साइज है वो आपको हम इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो आपको हम बता रहे हैं। व्हाट इज द मिनिमम अलाउलेबल पीएच वैल्यू ऑफ वाटर? तो आपका इट नॉट लेस देन 6, वैसे 5 होता है नॉर्मल, लेकिन 6 से कम हमको नहीं लेना चाहिए। ये वाटर जो का पीएच वैल्यू का मतलब होता है कि जो पानी हम यूज करें कंस्ट्रक्शन में उसको हम पीएच वैल्यू को चेक कर लेते हैं। इधर उधर से पानी कहीं देखते हैं कंस्ट्रक्शन में तालाब से पानी उठा के लाया गया जिसकी पीएच वैल्यू जो है ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू नहीं। जैसे सीमेंट को क्या होता है, सीमेंट अपना सही से स्ट्रेंथ नहीं ले पाता है, कंस्ट्रक्शन कमजोर हो जाता है। तो पानी का बहुत सटीक यहाँ ध्यान रखना होता है कि पानी सही उसमें मिले, तभी जाके सीमेंट सही से वो अपना स्ट्रेंथ लेगा। व्हाट इज द लैपिंग ऑफ बार्स फॉर कंपेरिजन जोन? कंपेरिजन जोन में लैपिंग कितना देते हैं? तो आपको 24D देंगे। उसके अपोजिट टेंशन जोन अगर मेरा है तो कितना देते हैं? 50D से लेकर 60D देते हैं। डी मतलब डाया ऑफ बार। अगला है क्वेश्चन मेरा, व्हाट इज द लैपिंग ऑफ बार्स फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट? तो M20 ग्रेड कंक्रीट के लैपिंग कितना देते हैं? तो कॉलम के लिए 45D, बीम के लिए 50 से 60D, स्लैब के लिए 60D। इस पर मेरा अलग से भी लेक्चर अवेलेबल है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं लैपिंग के लिए। अगला क्वेश्चन मेरा देखिएगा, व्हाट इज सेग्रेगेशन ऑफ कंक्रीट एंड व्हाई इट्स कॉज्ड? ठीक, तो सेग्रेगेशन ऑफ कंक्रीट का मतलब होता है जब हम मिक्सर बनाते हैं तो उसमें जो है एग्रीगेट अलग हो जाएगा, सैंड अलग होगा, सीमेंट अलग हो जाएगा, इसको सेग्रेगेशन ऑफ कंक्रीट कहते हैं। ऐसे कंक्रीट का यूज कंस्ट्रक्शन वर्क में नहीं किया जाता है। इसका कारण है पानी का ज़्यादा होना। मोटार में जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये प्रॉब्लम होती है, इस पर ध्यान देना चाहिए। आपको पूछा जाए तो आप ऐसे आंसर करेंगे। देखिएगा, लिखा भी इनकॉज ड्यू टू इम्प्रूव्ड वाटर सीमेंट रेशियो आल्सो कॉज फॉर, देखिएगा यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। या फिर कंक्रीट का जो 1.5 मीटर से तो जो फिक्स है उससे अगर ज़्यादा कर देते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी सीमेंट जो है सेग्रेगेशन की समस्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरअप इन ए बीम। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? क्लियर स्पैन बटा सेंटर टू सेंटर स्पैन +1। उसी तरह आपको जो है देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्री फॉल फॉर कंक्रीट? तो अब आया था 1.5 मीटर से नहीं होना चाहिए फ्री फॉल कंक्रीट को, कितना ऊपर से हम फेंक सकते हैं? तो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही बात अभी हम समझा रहे थे आपको। मिनिमम अलाउलेबल हाइट ऑफ कंक्रीट फ्री फॉल इज 1.5 मीटर, बता दिया मैंने। अब अगला है, हाउ मच बार्स शुड बी लेफ्ट इन ए बार बेंडिंग? तो नॉट मोर देन 50%। 50% से ज़्यादा हमको लैपिंग नहीं करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो हमने एक एक लाइन में आपको समझा दिया है। ज़्यादा समय आपका मैंने यहाँ पर नहीं लिया है और काफ़ी जो है मैंने समझा दिया, चूँकि आप ये पढ़े होंगे। हम श्योर हैं, सिर्फ आपका एक जगह क्वेश्चन को मैंने जमा कर दिया है और आपका रिवीजन मैंने करा दिया है, ताकि आपको रिवीजन आपका हो जाए और अब जब जाएँ कहीं पर इंटरव्यू देने तो 100 में 100% मार्क्स लाएँ और आपका जॉब क्लियर हो जाए। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन यही रहेंगे, आंसर भी यही रहेगा, लेकिन पूछने का अंदाज बदल सकता है। तो आपको पूरा इसको ध्यान से समझ लेना है, सिर्फ आपको याद ही नहीं करना, समझ भी लेना है, ताकि पूछा जाए तो आप आंसर कर सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। कोई बात अगर आपको जो है समझना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कहीं मैंने गलत कुछ बोल दिया हो तो जो है आप उसको कमेंट्स में बताएं, हम उसको सुधारेंगे और साथ में आपके आभारी भी रहेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, डेट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।